Hi everyone, hope you are doing good with your UPSC preparation. This is a topic art and culture mentioned in your syllabus of prelims and mains both. Let's first have some introductory part of the topic. The first and foremost thing is why are we reading this topic? Because this is mentioned in the syllabus. UPSC में हम कोई भी चीज़ तभी पढ़ते हैं जब वो सिलेबस में दी होती है. अब जो आर्ट एंड कल्चर टॉपिक है वो इतना वेग तरीके से दिया हुआ है कि जैसे आप देखिए जीएस पेपर 2 में उन्होंने मेंशन कर दिया इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर. अब इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर इज हैविंग अ वेरी वास्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसलिए उसे वास्टली पढ़ना पड़ता है. बट अगर आप इंटरनेट उठाकर देखेंगे, आप ट्रेडिशनल कन्वेंशनल किताबों को देखेंगे तो बहुत सारा मटेरियल होता है. इट्स एक्चुअली एन ओशन ऑफ मटेरियल. तो इस लेक्चर के थ्रू, इस लेक्चर सीरीज के थ्रू मैं आपकी यही हेल्प कर सकती हूँ कि मैं इस ओशंस में से अपना एक पॉट लेकर आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ, जिससे आपके लिए स्टडी जो है वो कंसाइज हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं. सी द आउटपुट इज द क्वेश्चंस, नथिंग एल्स. हमें कल्चर के बारे में पीएचडी नहीं करनी है, इसके ऊपर हमें कोई थीसिस नहीं लिखनी है. हमारा काम है कि प्री और मेंस के क्वेश्चंस और इंटरव्यू में अगर हमसे कुछ पूछा जाता है तो वो हमारे लिए रिजॉल्वेबल होना चाहिए. तो एक फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रीलिम्स और मेंस में इस टॉपिक का अच्छा खासा वेटेज होता है. एंड यू नो यूपीएससी इज यूपीएससी, समटाइम्स दे आस्क so many questions from a single topic, from a single subject in prelims, especially they do this. तो ऐसा 2013 और 14 के दौर में हुआ. दोनों साल आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन आए. 2013 में तो ऑलमोस्ट 18 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के पार्ट से पूछे गए थे और क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डीप में और स्पेसिफिक थे कि बहुत मुश्किल है कि जो लोग जनरल ही स्टडी करते हैं, हम जीएस के अंदर ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो हम इतने स्पेसिफिक डिटेल्स कई बार स्टडी नहीं करते हैं. तो आफ्टर दैट ईयर हम लोग काफ़ी जाग गए इस टॉपिक को लेकर. तो आई विल मेक श्योर कि मैं मैक्सिमम पार्ट इस टॉपिक का कवर कर दूं इस लेक्चर के थ्रू. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर जिसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है. थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है. इसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो स्टैटिक कंटेंट में एग्जिस्ट करता है. अगर वो करंट अफेयर में आएगा तो भी वो कहीं ना कहीं हम स्टैटिक में उसको कवर करेंगे ही करेंगे. तो ये इसकी बहुत अच्छी एक विशेषता है. इसकी वजह से ये टॉपिक को पढ़ने से आपके अगर हम मार्क्स वाइज देखें तो काफ़ी सारा एरिया कवर हो जाता है. तो अब हम जब इसको पढ़ेंगे तो इसका कैटेगराइजेशन हम किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं. तो एक तो है कि सबसे पहले तो हम कल्चर क्या होता है उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, उसके डिफरेंट फैसेट्स क्या होते हैं, कल्चर के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे कि जो इंडियन कल्चर है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी स्पेशली द इंडियन कल्चर. तो इंडियन कल्चर डिफरेंट एजेस के थ्रू जब पास हुआ, एंशियंट टाइम, मिडवल टाइम, मॉडर्न टाइम, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, उसमें क्या क्या एड ऑन होता गया और उसके क्या क्या सिग्निफिकेंट फुटस्टेप्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं. ठीक है. फिर एक चीज़ हम इंपॉर्टेंट ये देखते हैं स्कल्पचर्स. तो इंडियन स्कल्पचर भी डिफरेंट एजेस में, मौर्य एज में, गुप्त एज में, अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से वेरी हुई है, तो उसको हम पढ़ेंगे. लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे. लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर. कितनी इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेस होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करती है एंड ऑल दिस थिंग्स. और लैंग्वेजेस को रिटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट उठाती है, वो भी सारी हम चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे. हम डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया में पाए जाते हैं. ऑलमोस्ट वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन्स हैं उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन इंडिया में होता ही है, बिकॉज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिलीजन्स. वी आर अ वेरी रिलीजियस कंट्री और हमारा सेक्युलर जो कैरेक्टर है वो हमें इस चीज़ की आज़ादी देता है कि वी गिव इंट्रोडक्शन एंड इन्विटेशन टू मैनी ऑफ द रिलीजन्स ऑन दिस लैंड. और दुनिया के बड़े बड़े रिलीजन्स की तो इंडिया बर्थ लैंड रही है. फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एट्सेट्रा. और फिलॉसफी भी बहुत सारी फिलॉसफीज है इंडिया में जन्मी है. इन हिंदुइज्म ऑल्सो देयर आर मेनी फिलॉसफी. बियॉन्ड रिलीजन्स भी फिलॉसफीज जो हैं वो इंडिया में रही हैं, तो उनको भी हम देखेंगे. फिर पेंटिंग्स, अलग अलग एजेस में, पीरियड्स में पेंटिंग्स किस तरीके से वेरी की गई और कौन कौन से पेंटर्स हैं जिन्होंने कुछ स्पेशल मास्टर आर्ट्स बनाए हैं,
और पेंटिंग्स के भी क्या क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इंडियन पेंटिंग्स में मिनिएचर होता है, म्यूरल्स होते हैं, है ना, तो उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे। और हम देखेंगे डांसेस के बारे में। तो यूनेस्को हमारे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज करता है। उन सारे डांस फॉर्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनमें क्या कपड़े पहने जाते हैं, वो डांस फॉर्म्स की क्या क्या मुद्राएं होती हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। फिर हम म्यूज़िक को देखेंगे, म्यूज़िक के राग ताल वो सारा पार्ट हम देखेंगे। म्यूज़िक के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, इंडिया में कितने टाइप के म्यूज़िक होते हैं। तो बेसिकली हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है, एक कार्नाटिक म्यूज़िक होता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे म्यूज़िक वाले पार्ट में कवर करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि रिसोर्सेस, इन स्लाइड्स को बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो रिसोर्सेस मैंने यूज़ किए हैं ऑब्वियसली, और इनके अलावा भी बहुत सारा मटेरियल, बहुत कुछ अवेलेबल होता है। अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आर्ट एंड कल्चर टॉपिक के लिए जितना यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन किया है, जितना मैं यहाँ पे कवर कर दूंगी, मोस्ट ऑफ द पार्ट 99.9% थिंग्स विल बी कवर्ड हियर। तो शायद ही कोई चीज़ ऐसी हो जो बच जाएगी। तो यू डोंट नीड टू डिग इनटू द रिसोर्सेज फॉर दिस टॉपिक आर्ट एंड कल्चर। तो और फिर भी आप देखना चाहें तो एनसीईआरटी के अंदर कहीं कहीं पर दिया हुआ है। 11th-12th में भी एनसीईआरटी की कुछ किताबों में कल्चर की चीज़ें दी हुई हैं। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की बुक्स में भी आपको कल्चर का पार्ट मिल जाएगा। यूनेस्को की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको हेरिटेज की और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मॉन्यूमेंट्स की वर्ल्ड के। फिर मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर की वेबसाइट में भी इंडिया के सारे मॉन्यूमेंट्स के डिटेल दिए हुए हैं। इंडिया ईयर बुक में आप जाएंगे तो वहाँ कल्चर से रिलेटेड सारी बॉडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं, बट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई लेक्चर्स तो यू विल गेट मैक्सिमम मटेरियल आउट फ्रॉम हियर। हमारे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है 13 मई से, और उसमें हम 8 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। तो बेसिक सब्जेक्ट्स जितने भी हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के, जीएस के, वो सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे आपको कवर करके देंगे। 13 मई से पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं तो यू विल गेट अ डिस्काउंट, यू विल गेट द वीडियो लेक्चर्स एट 4,999 रुपीज़, and you can also send your information on this email address for next level of the information for more clarification. Now let's start with our topic culture. So what the culture is all about? कल्चर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे हम यहाँ ये जो इस पिक्चर में देख रहे हैं, फूड है, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे बिलीव्स, हमारे लैंग्वेजेस, कस्टम्स, रिचुअल्स, बिहेवियर, फेथ एंड रिलीजन और फिलोसफीज। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स एंड देयर आर मेनी फेसेस ऑफ कल्चर। विल सी देम वन बाय वन। हम ऑलमोस्ट सारे फेसेस कवर करेंगे। हम समझते हैं कि कल्चर जो है वो वर्ड कहाँ से आया। सबसे पहले तो ये एक लैटिन टर्म है, उसमें कल्ट एक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है कि कुछ कल्टीवेट करना, किसी चीज को रिफाइन करना, ऐसे रिफाइन करना कि वो किसी को देखने और सुनने में अच्छी लगे, प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको लेके आना, उसे हम कल्चर कहते हैं। फिर कल्चर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द वे इन विच वी थिंक एंड वी डू थिंग्स। हम जिस तरीके से सोचते हैं, हम जिस तरीके से चीज़ों को करते हैं, वो सब चीज़ें हमारी कल्चर का हिस्सा होती है। तो बेसिकली हम देखें तो म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, फिलोसफी, रिलीजन, साइंस, शायद ही ऐसा कोई भी एस्पेक्ट होगा सोसाइटी का, इकोनॉमी का, जो हम कल्चर में कवर नहीं करते। वी कवर एवरीथिंग इन द कल्चर। तो कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ अवर नेचर इन अवर मोड्स। कल्चर डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन ए लोकल रीजन। जिस तरीके से हमारी हिस्ट्री मूव करती है उसके बेसिस पे कल्चर डेवलप होती है। हम जिस एज में होते हैं उसके बेसिस पे कल्चर के अंदर कुछ एडिशंस किए जाते हैं। और ये चीज हमारे दिमाग में एक होनी चाहिए कि ह्यूमंस जो हैं वो सिर्फ फिजिकल बीइंग नहीं है, वी आर बियॉन्ड द फिजिकल बीइंग्स, बिकॉज वी आर नॉट एनिमल्स। तो हम लोग जो है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, और इन सब चीज़ों का रिफाइनमेंट ही कल्चर कहलाता है। द कल्चर इज नथिंग बट द रिफाइनमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट्स। तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि द कल्चर वी इनहेरिट फ्रॉम अवर प्रेडेसर इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। हम जो भी कल्चर इनहेरिट करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, वो सारी चीज़ें उन्हें हम हेरिटेज कहते हैं। हम आगे और हेरिटेजेस के बारे में देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिटेजेस क्या होती हैं इन अवर फर्दर लेक्चर सीरीज।
हम देखते हैं कि कल्चर की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहली फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो कल्चर है, कल्चर इज लर्नड एंड एक्वायर्ड। कल्चर जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने बना दी है और फिर वो सस्टेन रहे, इसको सीखा जाता है, इट इज लर्न। जैसे सोशियो कल्चरल पैटर्न है जिसको आप इनहेरिट भी करते हो, और कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो स्टैटिक रहते हैं, नए भी आप ऐड करते हो। दूसरा एक है इट इज शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर इज समथिंग जो हमेशा ग्रुप में एग्जिस्ट करेगी। एक पर्टिकुलर इंसान अगर कोई चीज कर रहा है तो वो कल्चर का पार्ट नहीं होती। जब ग्रुप ऑफ पीपल कोई चीज करते हैं तो वो हम कल्चर का पार्ट मानते हैं। फिर एक पर्टिकुलर चीज ये है कि कल्चर जो है वो क्यूमुलेटिव होती है। क्यूमुलेटिव होती है, इसका क्या मतलब है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास होती रहती है। तो ये जो साइकिल है ये टाइम के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कैरेक्टर ऑफ द कल्चर। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कल्चर जो है वो चेंज होती रहती है। कल्चर कभी भी स्टैटिक नहीं होती। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कल्चर कुछ और रहेगी और किसी और टाइम पीरियड पे कल्चर कुछ और हो जाएगी। कल्चर डायनेमिक होती है। डायनेमिक होती है मतलब कभी भी परमानेंट स्टेट में नहीं होती, हमेशा मूव करती रहती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी कल्चर फ्लो होती है, उसे हम कहते हैं डायनामिक नेचर ऑफ कल्चर। फिर कल्चर जो है वो एक परमिसिबल बिहेवियर ऑफ पैटर्न प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम सोसाइटी में किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, कोई पर्टिकुलर चीज को हमें किस तरीके से देखना चाहिए, ये सारा जो पैटर्न्स है वो कल्चर के द्वारा डेवलप होता है। कल्चर डाइवर्स होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको एक ही तरह की कल्चर मिलेगी। यू विल फाइंड द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और एक पार्ट में भी। फिर कल्चर आइडिएशनल होती है। आइडिएशनल होने का मतलब होता है कि एक आइडियल पैटर्न वो इंडिविजुअल्स को देती है जिसके थ्रू उस इंडिविजुअल की सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होती है। आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, वहाँ की कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो, तो आप उस सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हो। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर के, और ये सारा रोल कल्चर प्ले करता है सोसाइटी के अंदर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो पहले हम समझते हैं कि आर्ट और कल्चर ये दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। जनरली आर्ट जो है वो कल्चर का एक सबसेट माना जाता है और इसका सब्स्टिट्यूट भी माना जाता है। मतलब ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो अगर मैं आर्ट की बात करूं तो हम देखेंगे कि वर्क्स ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय सोसाइटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कल्चर दैट प्रिवेल्स विद इन दैट कम्युनिटी, एंड देयरफॉर वन कैन सी दैट आर्ट एंड कल्चर आर डेफिनेटली इंटरलिंक्ड। तो इनका सबसे बड़ा लिंक क्या है कि जो आर्ट है आपकी वो किसी न किसी कल्चर का ही प्रोडक्ट होगी। आर्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द कल्चर। दिस इज द इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन आर्ट एंड कल्चर। फिर एक और चीज है, आर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर। आप जो भी आर्ट की चीजें करते हो, जो भी चीजें बनाते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो जो आसपास की आपकी कल्चर है उसका उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए हम उसको उसका बाई प्रोडक्ट कहते हैं। और आर्ट जो है वो कस्टम्स, बिलीव्स और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे कि स्कल्पचर फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, तो जिस भी एरा की स्कल्पचर आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि उस एरा के अंदर जो कस्टम्स रहे होंगे, जो बिलीफ सिस्टम रहे होंगे, वो सारे वहां पे रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना। तो इस टाइप से जब एजेस में चीजें बदलती जाती है, जैसे आप पेंटिंग्स के बारे में देखो, जिस एरा में पेंटिंग होती है उस एरा के बिलीफ सिस्टम, जैसे हम अजंता पेंटिंग्स को देखते हैं तो वहां पे आपको बुद्ध की पेंटिंग्स मिलेंगी, बुद्ध के फॉर्म्स मिलेंगे, बिकॉज वो टाइम पे बुद्धिज्म रिलीजन वॉज द प्रोमिनेंट रिलीजन। तो इसलिए वो टाइम के हिसाब से चीजें कल्चर के ऊपर और फिर उससे आर्ट के ऊपर इम्पैक्ट होती है। कल्चर जो है वो एक इवॉल्व्ड ह्यूमन कैपेसिटी है टू एक्ट क्रिएटिवली एंड इमेजिनेटिवली एंड रिप्रेजेंट एंड क्लासिफाई एक्सपीरियंसेस विद द सिंबल्स, और इसी को हम आर्ट में मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को इमेजिन करना और फिर उसे रिप्रेजेंट कर देना। और आर्ट इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चरल आइडियाज। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा बिलीव करते हैं, जैसा हमारा वैल्यू सिस्टम होता है, उसके हिसाब से हमारे आर्ट फॉर्म बन के बाहर आते हैं। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड कल्चर। और जैसा मैंने बताया ये एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और आप इनको एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट में भी यूज कर सकते हो, एंड इट इज ऑफन यूज्ड इन दैट वे ओनली। फिर हम देखते हैं कि हम इस टॉपिक को कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं पढ़ने के लिए। तो
सबसे पहला कैटेगराइजेशन हम ये करते हैं कि एक चीज होती है विजुअल आर्ट, दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट और तीसरा आपका होता है मिसलेनियस आर्ट। तो विजुअल आर्ट क्या चीज होती है? वो चीज जिसको हम देखते हैं, जिसकी आर्काइक ब्यूटी को हम देख के उसे कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, उसे हम विजुअल आर्ट कहते हैं। उसमें पहली चीज है आपकी आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर पिलर्स होते हैं, आर्किटेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो उनको हम देखते हैं, है ना, हम देख के उन्हें परसीव करते हैं, तो उसे हम विजुअल आर्ट में मानते हैं। दूसरा इसमें स्कल्पचर होगा, ये भी यही रोल प्ले करता है। तीसरी इसमें एक चीज होती है पॉटरी, पॉटरी को भी विजुअल पार्ट का हिस्सा माना जाता है। और एक चीज होती है पेंटिंग्स, पेंटिंग्स को भी आप देख कर अप्रिशिएट करते हो। वट एवर यू सी इज अ विजुअल आर्ट। यहाँ पर फिर एक परफॉर्मिंग आर्ट होती है। परफॉर्मिंग आर्ट ऐसी होती है जिसको परफॉर्म किया जाता है, जिसमें रियल परफॉर्मेंस होता है। तो एक उसमें हो गया म्यूजिक, फिर डांस, फिर थिएटर, पपेट्री। पपेट्री बहुत ओल्ड एंशिएंट आर्ट है। इसे राजस्थान जैसी स्टेट्स में आज भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी पपेट्री। हम लोग देखेंगे इंडियन पपेट्स और पूरे वर्ल्ड में पपेट्री के क्या सिग्निफिकेंस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पपेट्री क्या क्या मिलती हैं। फिर जो सर्कस है, सर्कस भी एक एंशिएंट आर्ट है और एक परफॉर्मिंग आर्ट है। इंडिया में सर्कस बहुत पुराने टाइम में आपको नहीं मिलेगा, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड। तो हम देखेंगे किस एज से इंट्रोड्यूस हुआ और सर्कस क्यों धीरे धीरे अभी ये खत्म होता जा रहा है। एज एन आर्ट सर्कस अब बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता आफ्टर द अराइवल ऑफ सिनेमा एंड ऑल, तो उसको हम स्टडी करेंगे। फिर हम मिसलेनियस में देखते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होती हैं, किस तरीके से लैंग्वेज बनती हैं और लैंग्वेजेस आगे फ्लरिश होती है। कल्चर की एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है कि जब भी किसी एज में किसी को कुछ चाहिए था तो उन्हें कुछ नया नहीं करना पड़ा, जो पुराना एग्जिस्ट करता था उसी को वो ऐड करके करते जाते थे। तो फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है, नए नए वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें, उसका क्या बेस होता है वो हम देखेंगे। फिर जैसे मैंने बताया डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वो हम स्टडी करते हैं मिसलेनियस चीज़ों में। फिर हम लिटरेचर्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेचर्स, डिफरेंट किताबें होती है लिटरेचर्स की। फिर हम फिलॉसफी को स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिटरेचर, फिलॉसफी, रिलीजन हम मनु के टाइम से, इंडिया में आर्य के टाइम से, मनु के टाइम से हम स्टडी करते हैं। फिर फेस्टिवल्स, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ फेस्टिवल्स टू बी सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो फेस्टिवल्स का रिलेशन किस किस चीज़ से होता है? लैंग्वेज से होता है, रिलीजन से होता है और फार्मिंग से होता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर इंडियन सिनेमा, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। और इंडियन सिनेमा भी इतना इंपॉर्टेंट होता है। 2011 या 12 में सिनेमा के ऊपर एक ऐसे लिखने को आया था, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा को लेकर, समथिंग लाइक दैट। तो सिनेमा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ है आज जो हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, तो वो सारा पार्ट आपका इंडियन सिनेमा में कवर होता है। फिर हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं, आर्टिफैक्ट्स जो बनाए जाते हैं, उनका सब थोड़ा सा बेसिक्स वगैरह हम इस मिसलेनियस पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो दिस इज द ऑल द वे वी कैटेगराइज दिस इंडियन आर्ट एंड कल्चर। फिर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर क्या चीज़ होती है? इंडियन कल्चर इज एज मेनी साइडेड एज लाइफ। जिस तरीके से हम कहते हैं कि लाइफ के बहुत सारे साइड होते हैं, वैसे ही इंडियन कल्चर के भी बहुत सारे साइड्स होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल और सोशल एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। जनरेशन बाय जनरेशन कल्चर किस तरीके से हमारी लाइफ का हिस्सा बनी और इंडियन कल्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो कल्चर में हमेशा कंटिन्यूटी रही। जैसे कंटिन्यूटी कैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम आज तक चले आ रहे हैं, तो हमारी जो मेन सिविलाइजेशन के फैसेट्स हैं वो कभी बदले नहीं, हमारी सिविलाइजेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। और फिर है कि उसमें नया नया कुछ आता गया और वो चेंज होती गई। तो कंटिन्यूटी के साथ साथ हमने चेंज को मेंटेन किया। फिर है वैरायटी और यूनिटी। तो इंडियन कल्चर में कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म नहीं है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, हर चीज़ की वैरायटी पाई जाती है। आप देखेंगे लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज के अलावा फूड है, ऐसी बहुत सारी डाइवर्सिटी इंडिया में मिलती है। रिलीजियस डाइवर्सिटी मिलती है। और इतनी सारी वैरायटी और डाइवर्सिटी होने के बाद भी इन सब में आपको एक यूनिटी मिलेगी। वो यूनिटी किस तरीके से मैनिफेस्ट होती है, फ्लरिश होती है, तो वो सारा पार्ट बनता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर का।
फिर इंडियन कल्चर जो है उसका एक सेक्युलर आउटलुक है. यू मस्ट बी नोइंग आर्टिकल 25 to 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द सेक्युलरिज्म नेचर ऑफ अवर इंडियन पॉलिटी. और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हुआ. कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी मेनी ईयर्स, 1000 ऑफ ईयर्स तक इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स, लैंग्वेजेस सर्वाइव करते रहे और कभी कोई क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज वगैरह नहीं रहे इंडियन लैंड के ऊपर. फिर यूनिवर्सलिज्म एक कॉन्सेप्ट है. तो व्हाट इज एक्चुअली यूनिवर्सलिज्म? यूनिवर्सलिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कल्चर. व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सलिज्म, इससे हमारा मतलब होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि द कोएग्जिस्टेंस of the Indian culture which is confined to its boundaries is not actually a fact. हमारी जो कल्चर है वो अपनी बाउंड्रीज से हमेशा बाहर गई है और एक ऐसी कल्चर है जो यूनिवर्सल चीजों का हिस्सा बनी हुई है, तो उसे हम यूनिवर्सलिज्म कहते हैं. नेक्स्ट है जैसे कि आप यूनिवर्सलिज्म में एक और चीज है, जैसे स्वामी विवेकानंद का कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, तो दैट इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, यूनिवर्सलिज्म कॉन्सेप्ट. फिर मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक होती है इंडियन कल्चर. तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे. मटेरियलिस्टिक का मतलब है जो चीज मटेरियल से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी आपको मिलेगी. और फिर स्पिरिचुअलिज्म का बहुत बड़ा पार्ट इंडियन कल्चर के अंदर मिलता है. फिर एक चीज है कल्चरल आइडेंटिटीज. हम इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स के अराउंड, डाइवर्सिटीज के अराउंड घूमते रहते हैं और इनको हम एक दिन अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बना लेते हैं, जैसे कि रिलीजन, रीजन, एथनिसिटी, है ना. ये सारी चीजें हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है. तो कल्चर जो है वो लोगों को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है. ये कल्चर की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. और हमारी जो कल्चर है वो अपने आप में ऐसी कूप मंडूक कल्चर नहीं है कि अपनी जगह पे फ्लरिश हो गई, डेवलप हो गई और फिर वहीं से प्रोलिफरेट हुई. इट इज अ कल्चर विच हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी थिंग्स. आप हड़प्पा सिविलाइजेशन से लगाकर अभी तक का जब सारा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो विल कम टू नो कि हमारी कल्चर डिफरेंट एज में फॉरेनर्स के आने की वजह से और हमारे जो बिजनेसमैन होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उनके बाहर जाने की वजह से कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होती थी, उस कल्चर के पार्ट को भी हम कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं. तो इंडियन कल्चर हैड बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हम इवेंचुअली देखेंगे. अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हिस्ट्री में कोई चेंज होते हैं तो उसमें ज्योग्राफी का बहुत रोल होता है. कंट्री में जितनी भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. लेट्स सी हाउ दोस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रिलेट टू आवर कल्चर. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ कल्चर्स इन डिफरेंट रीजन्स इज ड्यू टू इकोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस. बिकॉज ऑफ दिस ओनली डिफरेंट लेवल की कल्चर एक ही जगह पे पाई जाती है, ज्योग्राफी की वजह से और इकोलॉजी की वजह से. इंडिया में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी उसी तरीके से पाई जाती है और वो ही मैनिफेस्ट होके आती है कल्चर डाइवर्सिटी में. कैसे आप देखेंगे इंडिया में, यहाँ पे आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो मॉसिन रैम है. मॉसिन रैम में इतनी हैवी रेनफॉल होती है, वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है मॉसिन रैम. और दूसरी तरफ आप जाएंगे थार डेजर्ट है यहाँ पर रेन ऑफ कच्छ है इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे एकदम सूखा आपको मिलेगा, ड्राई रीजन्स हैं. वहीं आप यहाँ देखेंगे तो ग्लेशियर्स मिलेगी हिंद कुश में, हिमालय में. और ये वाला जो एरिया है आपका वो हाईली हीटेड बाय द सन होता है. कैंसर के बहुत ज़्यादा करीब वाला जो सारा एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. फिर आप देखेंगे नीचे अरब सी और बे ऑफ बंगाल होने की वजह से ये साउथ का जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है. तो दिस इज द वे योर ज्योग्राफी इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, द सेम थिंग विल बी मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ द कल्चर. लेट्स सी, विल सी हाउ दिस थिंग्स आर मैनिफेस्टेड. हमारी जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर कोई भी यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है थ्रू आउट, और उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस का अलग अलग होना. और एक चीज देखते हैं, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं यही आपके कम्युनिकेशंस को भी रेगुलेट करते हैं. जैसे कि रिवर सिस्टम होते हैं इंडिया में. देखिए 2 मेन रिवर सिस्टम है आपके, एक ये इंडस और दूसरा सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम है आपको है गैंजेस. तो आप यहाँ देखेंगे इंडस के पास और गैंजेस के पास ही आपकी पूरी सिविलाइजेशन में सेटलमेंट्स मिलेंगे. और जो रिमोट एरियाज होते हैं अंदर की साइड, वहां पे आपको रिटार्डेशन मिलेगा, वहां कोई अट्रैक्शन नहीं होता लोगों का, ह्यूमन सेटलमेंट्स का. तो ऐसे रीजन्स जो कि इन दोनों के बीच में होते हैं, जहाँ पे रिटार्डेशन होता है और जहाँ पे अट्रैक्शन होता है, उनको कहते हैं एरियाज ऑफ आइसोलेशन.
तो ये एरियाज ऑफ आइसोलेशन भी क्रिएट हो जाते हैं और यही हमारे ट्राइबल रीजन्स और रिमोट रीजन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन कल्चर। तो अब ज्योग्राफी, जैसे हमने देखा कि ज्योग्राफी का इम्पैक्ट होता तो है, कैसे कैसे होता है, किन किन चीज़ों में होता है। तो सबसे पहले आप देखिए हिल्स और माउंटेन्स जो हमारे होते हैं नेचुरल बैरियर्स क्रिएट करते हैं और माउंटेन्स के अंदर कंस्ट्रक्शन करना, डेवलपमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसकी वजह से जो लोग हिल्स और माउंटेन्स में रहते हैं वो लोग आइसोलेटेड पॉपुलेशन कहलाते हैं, दे गेट आइसोलेटेड। और इसीलिए जो हमारी ट्राइब्स वगैरह होती है वो ज़्यादातर हिल्स और माउंटेन्स में मिलती है। उनके कल्चरल एक्सचेंज दुनिया के साथ बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, इसलिए उनके अपने कस्टम्स और वैल्यूज डिफरेंट होते हैं। उनकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बाहर के साइड का नहीं पड़ता है। वैसे ही आप देखेंगे कि माउंटेन्स के अंदर एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर वहाँ का फूड पैटर्न वगैरह है वो भी बहुत चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा आपको मैटर करती है फूड हैबिट्स में, क्लोथिंग में, इम्यूनिटी अगेंस्ट द काइंड ऑफ डिसीजेस। जिस तरह की क्लाइमेट होती है हम उस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वैसा खाना खाते हैं। हम लोग अभी फर्दर देखेंगे ये चीज़ कैसे होती है। फिर आप एक तीसरा फैक्टर देखेंगे ज्योग्राफी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास एंड वाटर मास। दिस इज इम्पॉर्टेंट हाउ कि आप देखिए जो सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रैवर्स करने के लिए। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने 1500s में और 1600s में ये 16-17 सेंचुरी में इन सी का यूज किया था अपनी कल्चर को स्प्रेड करने के लिए और अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए। तो जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ उसमें सी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर एक सेकेंड चीज है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिवर्स होती हैं जिनको आप नेविगेट नहीं कर सकते, दे आर वेरी हार्ड टू नेविगेट। तो उनके केस में जो होती है वहां से जो पॉपुलेशन कनेक्ट होती है वो लोग भी फिर आइसोलेट हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पे। फिर इसमें एक चीज है कि जैसे जो लोग हिमालय वगैरह में रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो वो लोग जो वर्शिप करते हैं वो हाई माउंटेन्स में होती है। जैसे आप देखिए वैष्णव देवी, तो ये हाई माउंटेन में लोकेटेड है। जबकि साउथ में जो लोग रहते हैं उनका वर्शिपिंग वगैरह का जो रिलेशन है वो सारा सी से होता है, क्योंकि वहां पे बे ऑफ बंगाल, हमने देखा अभी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी कनेक्टेड है। तो इस तरीके से वर्शिप के भी पैटर्न्स जो हैं वो लैंड मास और वाटर मास से रिलेट होते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज। तो जिस कंट्री में जितने नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसके हिसाब से उसकी कल्चर डेवलप होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एरिया में अगर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो सोसाइटी फिर एग्रेरियन सोसाइटी में धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाएगी। और कहीं पर जो है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल वगैरह ज़्यादा अवेलेबल है तो फिर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी। लेकिन फिर इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल अफ्रीका में मिलता है, इंडिया में भी आप देखेंगे झारखंड में और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में रॉ मटेरियल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के रूप में उभर के नहीं आए। दे आर नॉट एक्चुअली द डेवलप्ड एरियाज ऑफ द कंट्री एंड इवन इन द वर्ल्ड ऑल्सो विल सी दिस पैटर्न इन अफ्रीका। तो वो कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये पैटर्न रूल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ज्योग्राफिकल डिविजन्स किस तरीके से है। इसको थोड़ा सा समझेंगे तो इसके बेसिस पे हम समझ पाएंगे कि ज्योग्राफी कल्चर को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले अपन चलते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में आपको मिलेगा हिमालय, फिर यहाँ पर एक आपका है गंगा प्लेन। तो ये जो गंगा के प्लेन है यहाँ पर बहुत एल्यूवियल फर्टाइल लैंड पाई जाती है और यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो बिकॉज ऑफ दिस गैंजेस प्लेन के अंदर भी बहुत सारा सेटलमेंट मिलता है। फिर हम देखेंगे कि इधर वेस्ट में हमारा है थार डेजर्ट, और थार डेजर्ट जैसा मैंने बताया ड्राई होता है, सूखा होता है, स्कॉचिंग सन होता है थार डेजर्ट के अंदर। वैसे ही आप इधर चलेंगे वेस्टर्न घाट पे, तो वेस्टर्न घाट में भी कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन पाई जाती है, डाइवर्सिटी है इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट वेस्टर्न घाट में। फिर वैसे ही आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, फिर ये छोटा नागपुर, ऐसे अलग अलग प्लेट्यूज हैं। नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा रीजन है जहाँ पे रेनफॉल्स होती हैं, डाइवर्सिटी होती है काफ़ी सारी। और एक चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि रिवर्स इंडिया में है अलग अलग टाइप की जो आपको इम्पैक्ट करती है। तो इधर एक नर्मदा रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। और फिर यहाँ पर नीचे आप देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी रिवर्स इस सदर्न पार्ट में पाई जाती हैं। पेनिनसुलर इंडिया जिसे हम कहते हैं, ये वाला इंडिया जो है ये पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है बिकॉज ऑफ दिस पेनिनसुला डेक्कन प्लेटू। तो आप देखेंगे कल्चरली अगर मैं देखूँ तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये, और ये जो नीचे का पार्ट है,
इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो इस ऊपर के पार्ट में मैक्सिमम जगहों पर हिंदी एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज बोली जाती है, बट व्हेन वी गो डाउन इन द साउथ तो आपको बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस मिलेंगी। तो ऑल दिस डाइवर्सिटी जो है वो बाइफरकेट हो रही है इन ज्योग्राफिकल चीजों की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन डाइवर्सिटी ज्योग्राफी से कौन कौन सी चीजें इंडिया में हाईएस्ट डाइवर्सिफाई हुई है। तो उसका एक वन ऑफ द फैक्टर है फूड। तो फूड किस तरीके से वेरी करता है कि जैसे आप कोस्टल केरला में जाएंगे तो लोग वहां पे फिश खाते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है कि प्रोटीन के सोर्सेज के लिए डिफरेंट दाल वगैरह वहां पे कल्टीवेट की जा सके, पल्सेस का कल्टीवेशन हो सके, इसलिए कोस्टल एरिया में रहते हैं तो नेचुरली फिश अवेलेबल भी ज्यादा होती है। तो ये सारे रीजंस की वजह से उस एरिया में, वेस्ट बंगाल में हम जाएंगे तो लोग फिश को ही अपनी स्टेपल डाइट मांगते हैं। उसी तरह आप साउथ इंडिया में देखेंगे कोकोनट और बनाना को ज्यादा यूज किया जाता है खाने की रेसिपीज में, बिकॉज वो वहां पे अबंडेंट में अवेलेबल होता है। फिर आप देखेंगे गैंजेटिक प्लेन में, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डाइट का हिस्सा होता है। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब और हरियाणा में, तो वहां पे रोटी जो है वो स्टेपल फूड माना जाता है। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि वहां पे वीट की कल्टीवेशन ज्यादा होती है। अब वीट की कल्टीवेशन क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में विंटर रेन्स मिलती है, वहां की जो सॉइल है वो वीट के कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। और अगर हम गैंजेटिक प्लेन्स में जाएं इन एरिया में तो वहां पे राइस की कल्टीवेशन ज्यादा होती है, क्योंकि राइस के लिए पानी चाहिए होता है बहुत ज्यादा। तो वो सारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है राइस को जो चाहिए वो आपको इस एरिया में मिलता है, इसलिए वहां पे राइस अबंडेंट में होता है, इसलिए उनकी जो डाइट है उसमें राइस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखेंगे इस फोटो के अंदर अलग अलग इंडिया की फूड डाइवर्सिटी दिखाई गई है। तो दिस इज द वे कि ज्योग्राफी, क्लाइमेट और रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होती है। ठीक है, और इनका जो बेस है वो बेस आपको कहां से मिलता है? तो ज्योग्राफी से मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, और इंडियन डाइवर्सिटी कहाँ पे वेरी करती है ज्योग्राफी की वजह से? तो एक होता है उसमें आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप देखेंगे कि साउथ पार्ट में जो लोग हैं इंडिया में और बंगाल में, वहां पर मेन लुंगी पहनते हैं, बिकॉज वो एरिया बहुत ह्यूमिड होता है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि पूरी बॉडी आपकी चिपचिपाहट महसूस करती है। तो पैंट और जीन्स जैसी चीजें अगर वहां पे आप पहनेंगे तो आपकी बॉडी के स्वीटिंग वाले पार्ट में आपको बहुत ज्यादा इचिंग और इरिटेशंस होंगे, इसलिए लुंगी पहनी जाती है। और वुमेन साड़ी पहनती है, क्योंकि साड़ी भी अपने आप में एक खुला वो माना जाता है, कॉस्ट्यूम माना जाता है, ओपन कॉस्ट्यूम माना जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ओल्ड टाइम्स में जो है साउथ इंडिया की वुमेन इस तरीके से साड़ी को टाई करती थी कि उनकी बॉडी में जो ऐसे एरियाज जहां से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, स्वीट निकलती है, वो एरियाज ओपन रहे। फिर हम देखेंगे कि राजस्थान, तो राजस्थान जो है वहां पे एरिड क्लाइमेट होती है, वो एक डेजर्ट है, तो वहां पे बहुत ज्यादा सैंड उड़ती है। तो सैंड उड़ने की वजह से क्या होता है कि ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, मतलब एक के ऊपर कपड़े हो, या फिर बड़े बड़े रॉब्स हो, तो वो आपको सैंड से और इनसे बचाते हैं। तो इसे आप देखेंगे राजस्थान और गुजरात में जो महिलाएं हैं वो जैसे घाघरा, चोली और ये सारा पैटर्न पहनती हैं, ताकि जो है सैंड वगैरह जब उनके ऊपर उड़े तो उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए। और फिर गर्मी के हिसाब से भी ये सारे प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। तो राजस्थान की जो कल्चर है, गुजरात की जो कल्चर है, वो डेजर्ट कल्चर है, इसलिए उनका जो ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का पैटर्न है वो ऐसा है। वैसे आप हिल्स में जाएंगे, हिमाचल में, उत्तरांचल में, जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ जो है क्लाइमेट्स में एक्सट्रीम कोल्ड आपको मिलेगी। एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से अटायर्स जो है वो फुल्ली कवर्ड अटायर्स वो लोग पहनते हैं। तो इस तरीके से पूरे इंडिया में हर चीज का रिलेशन, कल्चर के चेंज होने का रिलेशन ज्योग्राफी के साथ कनेक्टेड होता है। This is all about art and culture and its geographical factors. We have introduced culture in all these slides. In our next lecture, we will cover Indian sculpture in 2 different parts. So, hope you enjoyed the lecture. Hope you understood the lecture. Thank you very much.